नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम मंथ के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। एक नई हम यहाँ से सीरीज चालू कर रहे हैं जो प्रत्येक मंथ के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और चर्चा ऐसे नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स के फैक्ट को आपको पढ़ा दिया, कोशिश करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होनी चाहिए कि आपने जो पढ़ा है बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक जो कंसेप्ट है आपके इकोनॉमी के, सोशोलॉजी के, पॉलिटी के और आपके ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, उनको हम कनेक्ट करें। उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं करंट अफेयर्स से, ताकि हम कभी करंट अफेयर्स भूलें नहीं। क्योंकि जितना भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आता है वो कहीं ना कहीं हमारे बेसिक सब्जेक्टों से जुड़ा होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स पर और उसे बेसिक सब्जेक्ट से कैसे जुड़ेंगे। तो पहले करंट अफेयर्स पर चर्चा करें कि हाइड्रोजन प्लांट सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा हाइड्रोजन प्लांट कांडला गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका उत्पादन किया जाएगा। अब बताइए ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है और ग्रीन हाइड्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। कि पर्यावरण हमसे कहता है कि हमारे चारों ओर का वातावरण, जो भी जैव और अजैव जीव जंतु हैं, जो भी हमारे प्रकृति में भौतिक और अभौतिक चीजें हैं, उन सब का जो हम अध्ययन करते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। और उन्हीं के बीच में संबंध स्थापित होकर जो हम संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे हम पारिस्थितिकी, और उन सब से मिलकर जो सिस्टम डेवलप होता है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पर्यावरण में जैव और अजैव घटक खाते हैं और साथ में जब उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम इकोसिस्टम, इकोलॉजी बोलते हैं। और जब वो स्कीम द्वारा मिलकर जिस सिस्टम का निर्माण होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो बताइए आज हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है क्या? पर्यावरण। और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसकी आवश्यकता है बताइए? कि प्रदूषण ना हो। और प्रदूषण हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमें सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? घर से लेकर आपके घर के चूल्हे से लेकर आपके बड़े बड़े उद्योगों तक ऊर्जा की आवश्यकता है। और हमारे देश में आप देख सकते हैं कि एलपीजी का इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, कोयले का इस्तेमाल हो रहा है बड़े स्तर पर, है ना। जल विद्युत उत्पादन में कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, मोटर गाड़ी में हम कोयले को, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहीं घरों में हम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? CO2 जैसी, नाइट्रोजन जैसी, सल्फर जैसी विषैली गैसों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और इन विषैली गैसों के पर्यावरण में जाने से क्या होगा बताइए? बिना एनर्जी के तो देश का विकास नहीं होगा। और अगर विषैली गैसों के माध्यम से हम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, एनर्जी का, तो ये विषैली गैसें कहाँ जाएंगी बताइए? पर्यावरण में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? और पर्यावरण में जाएंगी तो पर्यावरण को क्या होगा? नुकसान। क्योंकि इससे क्या होगा? इन विषैली गैसों के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य ताप है, उसको ये अवशोषित कर लेंगे। और पृथ्वी द्वारा जो परावर्तित किया जा रहा है ऊष्मा, उसको भी, और एक ग्रीन हाउस का काम करेंगी, जिससे कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। और तापमान में वृद्धि होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे। तापमान में वृद्धि होगी तो कई क्षेत्रों में लू, ताप अधिक होने से वर्षा की कमी और वनस्पति और जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो तटीय क्षेत्रों और जो द्वीप है उन वो पानी में डूब जाएंगे। तो बताइए ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरत है कि हम ऐसे ही एनर्जी डेवलप करें, हाइड्रोजन से एनर्जी डेवलप करें, और हाइड्रोजन से भी एनर्जी हम उन ग्रीन तरीकों से अपनाएं, ताकि उनसे भी, मतलब एनर्जी हाइड्रोजन से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे भी एनवायरमेंट में किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। तो हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट कांडला गुजरात में, इसलिए देखो हमने पर्यावरण से भी कनेक्ट कर दिया कि एनर्जी, बताइए एनर्जी कितने प्रकार की होती है। एक तो ऐसी एनर्जी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? नवीनीकृत, और एक होती है गैर नवीनीकृत। नवीनीकृत एनर्जी कैसी होती है? जिसका फिर से हम क्या कर सकते हैं, जिसका रिन्यूएबल होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी है जिसको फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर एनर्जी है ना, पवन एनर्जी है ना, इसको फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और गैर नवीनीकृत जिसको फिर से एक बार जल गई, धुआं हो गई, राख हो गई, खत्म। जैसे कि कोयले की धुआं हो गई, पेट्रोल की धुआं हो गई, तो पेट्रोल की धुआं से आप फिर से क्या नहीं बना सकते? पेट्रोल नहीं बना सकते। पर पवन चल रही है, पवन की धुआं नहीं होगी, पवन उड़ के गई, फिर से पवन का यूज कर लिया। सोलर, ऐसा नहीं कि सोलर एनर्जी की धुआं हो गई, हमने आग लगा दिया फिर आग बन गई, अब कुछ नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं है। इसलिए उन्हें हम कैसे संसाधन कहते हैं? नवीनीकृत, अर्थात जिनको फिर से हम स्टोर कर सकते हैं, फिर से हम उनका यूज कर सकते हैं, इनका नहीं कर सकते। धुआं का फिर से आप पेट्रोल नहीं बना सकते, गैर नवीनीकृत। और इस धुएं से क्या क्या कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर वातावरण में जाएगी तो क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी, और हमारे लिए विभिन्न प्रकार की, हमारे लिए नहीं, अन्य जीव जंतु सभी के लिए आपदा का कारण बनेगी।
तो हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट कहाँ, कांडला में स्थापित किया गया है। एक और बात बता दूं यहीं पर कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अभी। कौन सा प्रोजेक्ट? भारत सरकार का चल रहा है हाइड्रोजन पर ही, हाइड्रोजन प्लांट जहां हमने वहीं वहीं एक तो हमारी हाइड्रोजन प्लांट का कांडला में, और एक प्रथम हाइड्रोजन चलित ट्रेन। देखिए आज हाइड्रोजन पर भारत सरकार नीति भी बना रही है और हाइड्रोजन पर कार्य भी कर रही है। हमने ये स्टार्टअप में लिया है, देखा है, पहल की है कि प्रथम हाइड्रोजन चलित ट्रेन हमारी हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज एक इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें 35 ट्रेनें बनाई जाएंगी और ऐसी जगह चलाई जाएंगी जो हेरिटेज जगह हो, जो पर्वतीय क्षेत्र हो, जो संवेदनशील, पर्यावरण के लिए संवेदनशील जगह हो, तो इसमें 35 ट्रेनें बनाई जाएंगी। ये ट्रेन सबसे पहले अभी कहाँ किया गया है? चेन्नई में, और चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी है ना। यह पहला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से संबंधित हमने दो, जो हाइड्रोजन सरकार की जो नीति आया है कि हाइड्रोजन के तहत हम ऊर्जा की स्थापना करेंगे, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम किसमें करेंगे? परिवहन के विकास में, और इसी क्रम में हम ऐसी ट्रेनों का भी निर्माण करेंगे जो हाइड्रोजन से चले, है ना। तो चेन्नई में हाइड्रोजन से चलाने वाली पहली ट्रेन, और इस हाइड्रोजन इनिशिएटिव के तहत हाइड्रोजन जो इन हेरिटेज इनिशिएटिव 35 ऐसी ट्रेनें चलाई जाएंगी जो हाइड्रोजन से चले, क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं या कोयले से चलती हैं, जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी किससे जनरेट हो रही है? थर्मल पावर प्लांटों से। थर्मल पावर प्लांट किससे चल रहे हैं बताइए? आपके कोयले से। बोलिए। तो ये दो आपको चीजें, चोला दर्रा, चोला दर्रा की बात करें कहाँ पर है और ये सुर्खियों में क्यों रहा? तो ये अभी कहाँ पर इसकी बात की गई? सिक्किम में बात की गई है। क्यों? क्योंकि रणभूमि इनिशिएटिव भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, सेना का एक प्रोजेक्ट है, रक्षा मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट, जिसके तहत उनकी पूरी कोशिश है कि जहां कभी लड़ाइयां हुई हों, जहां कभी युद्ध हुए हों, भारत ने युद्ध लड़े हों, तो ऐसी भूमियों को रणभूमि, युद्ध भूमि के रूप में डेवलप करना, ताकि वहां टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले और लोग उस युद्ध को याद रखें, उस वीर गाथा को याद करें, जहां हमारे भारत के वीरों ने भारत माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को चोला दर्रा में डेवलप किया जा रहा है। इसलिए ये सिक्किम का चोला दर्रा, आपको पता है डोकलाम है यहाँ पर, और तिब्बत से सीमा लगी हुई है, तिब्बत मतलब चीन से लगी हुई है, और चीन तो कभी भी मैकमोहन रेखा को, जो मध्य भारत और चीन के बीच में, उसको स्वीकार ही नहीं करता, और उसने 1962 में भी हमारे साथ दगाबाजी की थी, और उसकी पूरी कोशिश रहती है भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की। इसलिए जहां हम ऐसे क्षेत्रों में, जो रणभूमि क्षेत्र है, वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिससे कि टूरिज्म डेवलप होगा और साथ में लोग भी उस क्षेत्र से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, राष्ट्रवाद की भी भावना को क्षमता मिलेगी, शक्ति मिलेगी, प्रबलता मिलेगी। ठीक है। तो चोला दर्रा सिक्किम में, यहाँ रणभूमि प्रोजेक्ट के तहत यहाँ टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। यहाँ वो जो रणभूमि है उसको निर्मित किया जाएगा। रूस में 8.8 तीव्रता का भी भूकंप आया था, और वो भूकंप आया, आप सबको पता है कि ये रूस है, ये रूस की सीमा लगी हुई है यहाँ पे, है ना, और यहाँ से प्रशांत महासागर की सीमा लगी हुई है, ये प्रशांत है ना, प्रशांत महासागर, और ये रूस। ठीक है, दोनों की सीमा लगी हुई है। तो यहाँ प्रशांत महासागर मतलब महासागरीय प्लेट, याद रखें कौन सी प्लेट? महासागरीय प्लेट, क्योंकि महासागरीय प्लेट का घनत्व कम होता है और महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा घनत्व वाली प्लेट जो है वो कौन सी है? रूस की। और रूस की इस प्लेट ने महासागरीय, प्रशांत महासागर की प्लेट का क्षेपण कर दिया, इसको दबा दिया नीचे, कम घनत्व वाली प्रशांत महासागर की प्लेट को। अब बताइए इधर नीचे क्या है? इधर नीचे चट्टाने, जब इस प्लेट का नीचे की तरफ क्षेपण होगा तो चट्टाने, चट्टानों के साथ टकराव होगा, चट्टानों को तोड़ेगी, और इसी चट्टानों से एनर्जी क्रिएट होगी, और ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी। और अत्यधिक क्षेपण के कारण यहाँ पदार्थ तापमान बढ़ने से, अत्यधिक क्षेपण के कारण, इस प्लेट का अत्यधिक क्षेपण होने के कारण यहाँ तापमान बढ़ने से क्या होगा? जो अंदर मैग्मा है वो पिघलेगा, और मैग्मा पिघलकर पृथ्वी पर आएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार यहाँ ज्वालामुखी भी आया, है ना। और ज्वालामुखी होने के साथ साथ यहाँ ये प्रक्रिया कहाँ पर हुई? समुद्र के किनारे, समुद्र के पास। तो समुद्र में भूकंप आने से, समुद्र में भूकंप आने से सुनामी भी आई। तो सुनामी भी आई यहाँ पर रूस के क्षेत्रों में, और साथ में ज्वालामुखी प्रक्रिया भी हमें देखने को मिली। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में कि बताइए सुनामी आने का कारण एक क्या है? तो प्लेटों के, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के समुद्र में, मतलब महासागरीय तट से दूर समुद्र में टकराने के कारण ये
टकराने के कारण भूकंप आता है और इस भूकंपीय ऊर्जा को जब समुद्र अपने साथ समाहित कर लेता है तो उससे ऊंची लहरें समुद्र की महाद्वीपीय तट की ओर आगे बढ़ती हैं, जिसे क्या कहते हैं, सुनामी। और आप सबको पता है 2011 में सुनामी जापान में भी आई थी और जापानी भाषा का शब्द ही है सुनामी, जिसका अर्थ है तटों की ओर आने वाली ऊंची और तीव्र गति की ऊंची लहरों को ही क्या कहते हैं, सुनामी। तो करंट अफेयर से भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ में आपको बेसिक भी समझा रहा हूँ कि भाई साहब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि भाई रूस में भूकंप आ गया। भूकंप आने के तो कई कारण होते हैं, प्लेटों के आपस में टकराने के कारण, या डैम बनाने के कारण, या अवैध आप तरीके से आर्थिक विकास को डेवलप कर रहे हैं किसी क्षेत्र में जाके, ये परंतु मेन बेसिकली प्राकृतिक कारण प्लेटों के आपसी टकराने के कारण या प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने के कारण, ब्रैनसन की प्रक्रिया के कारण भी क्या होता है, भूकंप आता है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत है और एक तरफ विंध्याचल पर्वत है, बीच में भ्रंश है। भ्रंश मतलब दरार पड़ जाना, और उसी दरार में नर्मदा घाटी बहती है। और वो भ्रंशन के कारण जो भ्रंश में जो नदी बह रही है वो कई धाराओं में बढ़ती नहीं है, कई धाराएं आकर उससे बनती है, इसलिए वो तीव्र गति के साथ बहती हुई वो है समुद्र तट में जब वो अपना मुहाना बनाती है तो वो कई कई भागों में बढ़ती नहीं है, वो सीधे समुद्र में जाके मिल जाती है। अर्थात जहां जाके वो मुहाना बनाती है तो मुहाना बनाते समय इससे पहले वो कई धाराओं में वितरित नहीं होती। जो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा है तो वो सीधे समुद्र में मिल जाए, इसलिए हम कहते हैं कि वो है डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख जिसे हम कहते हैं। तो इतनी सारी ज्ञान की बातें हमने सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातों में ही कर ली, हमने बेसिक भी समझ लिया है ना। और भ्रंश कैसे पड़ता है ये भी जान लीजिए। जैसे कि ये आपका सतह है और थोड़ा सा यहाँ पर क्रैक पड़ेगा, और यही क्रैक बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि बल किधर लग रहा है, प्लेटों में इधर लग रहा है, या तो बल प्लेटों में ऐसे लगेगा इसलिए भूकंप आएगा, या प्लेटों में बल ऐसे लगेगा इसलिए भूकंप या ज्वालामुखी की क्रिया होगी, है ना। क्योंकि आप सबको पता है 7 बड़ी प्लेटें हमें देखने को मिलती हैं। ये प्लेटें जो दुर्बल मंडल है उस पर क्या कर रही हैं, संचलन कर रही हैं, कभी आपस में टकराती हैं, कभी दूर चली जाती हैं, आपस में टकरा दूर चली जाती हैं। इसी के कारण टकराने से वो एनर्जी क्रिएट होती है, टकराने से भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। वैसे ही दूर जाने से भ्रंशन की क्रिया से ज्वालामुखी और भ्रंशन की क्रिया भूकंप आते हैं ना। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस आप सबको पता है 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। और बाघ टाइगर रिजर्व की बात करें तो समझने की बात है कि भारत में टाइगर्स की कमी नहीं थी, पर अंग्रेजों ने आकर और जो प्राचीन और मेडाइवल हिस्ट्री में जितने भी राजा थे वो अपने शौक के लिए क्या करते थे, बाघ का शिकार करते थे और इसमें साहसी बताते कि देखो हमने बाघ मार के लाए। और पूरे मोहल्ले के और पूरे गांव के और पूरे शहर के लोग बड़े एंशियंट और मेडाइवल में खुश होते थे, राजा साहब बाघ मार के लाए। ये नहीं सोचते थे ये बाघ पर्यावरण के लिए, क्योंकि पर्यावरण कभी पड़ा ही नहीं था, है कि नहीं। इसके बाद अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजों ने भी अपना इसे वो बना लिया, मतलब एक शौक बना लिया, मनोरंजन का साधन बना लिया, और वो भी शिकार कर लिया। इसके कारण से देश की जब आजादी की बात आई, जब देश आजाद हुआ तो हमने भी ये सोचा यार हमारे देश में जो हमारी धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर, उसका संरक्षण करना चाहिए। और इसी क्रम में विश्व में भी ये बात चालू हो गई कि भाई साहब प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण नहीं किया तो एक दिन पर्यावरण का नुकसान होगा, और पर्यावरण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण हम यहाँ पर संसार में हमारा भी, क्योंकि मानव और पर्यावरण एक दूसरे के क्या है, अंग हैं, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो स्टॉकहोम में 1972 में पर्यावरण पर सबसे पहला कार्यक्रम चालू हुआ। इससे पहले रामसर में 1971 में रामसर को ले मतलब आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर ईरान के रामसर में बाकायदा बैठक हुई, और इस बैठक में कहा गया कि हमें कहीं ना कहीं रामसर जो साइट्स हैं, जो आर्द्र भूमि, उनका संरक्षण करना चाहिए। और इसी पर मैंने आपको एक और बात बता दूं कि भारत में रामसर की साइट कितनी है बताइए अभी, 91 है। खींचन और मोरन राजस्थान में, जब ये बात आई है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की, पर्यावरण से संबंधित है, तो सीधी बात हम यहाँ पे ये भी कर लेते हैं कि खींचन और मोरन राजस्थान में नई रामसर साइट 2025 में ऐड की गई है। अभी 91 साइट्स है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 20 साइट्स है, और मध्य प्रदेश में इस समय 5 साइट है, और नई साइट तवा नर्मदापुरम में बनी हुई है 2024 में। भोज वेटलैंड पहली मध्य प्रदेश में रामसर साइट थी। रामसर साइट आर्द्र भूमियां होती है, आर्द्र भूमि मतलब फेफड़े पृथ्वी के, वो ऐसी भूमियां जहां दलदली क्षेत्र होते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पौधों को पनपने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता होती है,
वहाँ भूमि क्या करती है, आर्द्र भूमि है बकायदा वहाँ मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र को डेवलप करने में, और ये आर्द्र भूमि तटीय क्षेत्र में होती है तो तूफानों को, सुनामियों को रोकने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए। इसलिए रामसर में इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई, और बकायदा इसको लेकर भारत में रामसर कन्वेंशन भी अभी कोप 15 के नाम से जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में हुआ, और इसे विक्टोरिया डिक्लेरेशन के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि हमें रामसर भूमियों का संरक्षण बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, और इससे लोगों में जागरूकता बढ़ाना चाहिए कि स्वच्छता रखें, कचरा न करें, और विभिन्न देश रामसर कन्वेंशन को क्रियान्वित ढंग से करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन्होंने चर्चा कर ली और अपने क्षेत्र में रामसर साइटों का नुकसान हो रहा हो। और इसीलिए देखिए आज भारत तो रामसर साइट्स का लगातार क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। आज 91 है रामसर साइट मध्य प्रदेश में 5 है, और 2024 में नई तवा मध्य प्रदेश में, और वहीं राजस्थान में कौन सी बनी हुई बच्चों, खींचन और मेरनार राजस्थान में डेवलप की गई। तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय हमने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात की 29 जुलाई को, क्यों, क्योंकि जैसे ही भाई साहब रामसर के बाद एक कन्वेंशन हुआ 1972 में स्टॉकहोम में, और इसी कन्वेंशन में कहा कि भाई पर्यावरण को तो बहुत नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण और मानव के बीच में ऐसा संबंध स्थापित करना चाहिए कि आर्थिक विकास ऐसा हो, सामाजिक विकास ऐसा हो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि भैया बिना बिना लाइट के तो हम रह नहीं सकते, पर लाइट बनाने के लिए डैम लगाना पड़ेगा, डैम बनाने के लिए हमें पानी रोकना पड़ेगा, पानी रोकेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक रूप से नदी चल रही थी उनको अब वो अवरुद्ध होगी, और कहीं ना कहीं हम अगर कोयला जलाएंगे एनर्जी के लिए, एलपीजी गैस जलाएंगे घरों में, तो उससे कार्बन का उत्सर्जन होगा, और वह कार्बन हमारे हमारे जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करेगी, नुकसानदायक है। तो क्या करें, अब कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित ना हो जाए कि एक समय हड़प्पा की तरह हम विलुप्त हो जाए। तो हड़प्पा संस्कृति को देखिए, हड़प्पा की भी बात आ गई थी, एक और मैं बात बता दूं कि अभी हाल ही में थार जैसलमेर में अभी हाल ही में चर्चा में है हड़प्पा, थार जैसलमेर में यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, वैसे हमारे अवशेष ना मिले। सोचो, यहाँ से वहां बर्तन, मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य उपकरण है जो उनके जीवन में उपयोग थे, वो सब यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये थार जैसलमेर, सोचिए हड़प्पा संस्कृति कितनी डेवलप थी, है ना। प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी विश्व की। सोचो, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, उनके नगरों में पूरा कचरा और स्वच्छता का अभाव था, यहाँ तो नालियां तक ढकी होती थी। हमारे देश में तो नालियां बिल्कुल खुली हुई हैं, और उसमें कई जानवर रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, और हम उनको देखते रहते हैं। वहीं हमारा खाने का भी ठेला लगा रहता है, और वहीं से नाले में से ही मक्खियां उड़ उड़ कर हमारे खाने के ऊपर आ जाती है, और हम उनको हटाते हैं, हट हट चल खाने दे मुझे अंदर। मतलब हम ही बीमारियों को चुनौती दे रहे हैं, वो खुद मक्खियां शर्मा जाती हैं कि हे प्रभु, कि हम इतनी गंदी जगह से उठकर इसके खाने पर बैठ गए, पर अभी भी यह व्यक्ति आनंद ले रहा है। सोचो, तो वो खुद ही शर्मा जाती है कि नहीं अब तो छोड़ दो, बीमारी फैलानी छोड़ दो। इसलिए मक्खियों ने बीमारी फैलानी छोड़ दी भाई। बोले तो वहां नालियां ढकी होती थी। सोचो, प्रथम स्मार्ट सिटी थी, प्रत्येक घर में पेयजल था, प्रत्येक घर में शौचालय था। हम तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में चला रहे हैं, शौचालय अभी बना रहे हैं कि भैया शौचालय में जाओ, और ये तुम बाहर जो जाते हो आप शौच के लिए, इसे बंद करो। ये अब सीख रहे हैं। वो आज से 4-5 हजार साल पहले भारत में ये सभ्यता डेवलप हुई थी, उसका पतन हो गया। तो हम आज क्या कर रहे हैं कि भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन हुआ इसको पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण और मानव को लेकर, और यही 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम डेवलप किया गया, और विभिन्न देशों को इसमें शामिल किया गया, और सभी देशों को यह कहा गया कि भाई आप अपने देश में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें, और पेड़ पौधों का, वनों का संरक्षण करें। इसी क्रम में 1 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से भारत में एक टाइगर प्रोजेक्ट डेवलप किया गया, और यह टाइगर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में सबसे पहले प्रारंभ किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि भारत में जितने भी टाइगर्स हैं जिनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है, लगभग 1800-2000 थी उस समय संख्या, और उस संख्या को फिर से डेवलप कैसे किया जाए, क्योंकि पर्यावरण के लिए और एक देश की पहचान के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर 3862 टाइगर है इस समय, और एमपी और कर्नाटक, और आप देख सकते हैं उत्तराखंड, एमपी में 785 के लगभग टाइगर हैं, और इसके बाद कर्नाटक, और इसके बाद उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट इस समय 58 हमारे पास टाइगर रिजर्व हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य यही है इन टाइगर रिजर्व का कि हम यहाँ टाइगर के लिए वो परिस्थितियां उपलब्ध कराएं जिसमें वो रहकर अपने आप को, अपनी प्रजनन क्षमता को, अपनी प्रजाति को, अपने आप को संरक्षित कर सके,
और उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो सके। तो ऐसी परिस्थितियां भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 से लगातार जारी है और 58 आज टाइगर रिजर्व भी है। और हमने बकायदा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लागू कर दिया, इसी कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर कि हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए कि वन्य जीवों का शिकार ना हो, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा पंजा लगाकर, हमारे देश में सबसे ज्यादा गोली मारकर, पता नहीं क्यों उनका शिकार उनके पीछे पड़े हुए हैं, वन्य जीवों के। ठीक है, तो शिकार पर प्रतिदिन आप भी जागरूकता फैलाएं, जहां हो किसी टाइगर प्रोजेक्ट के, टाइगर रिजर्व के आसपास तो हम रहते ही होंगे किसी क्षेत्र में, है कि नहीं, तो हम कोशिश करें कि हम भी वहां पर किसी प्रकार के ऐसे अनैतिक लोग हैं, अनुचित लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वन्य जीवों को, उनको रोकें भाई, क्योंकि ये हमारे लिए प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बिना प्रकृति के हमारा जीवन चल नहीं सकता। अगली बात करें तो एक योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, वन प्रोटेक्ट वन एयरपोर्ट। ये तमिलनाडु के तूतीकोरिन से नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा, मंत्रालय द्वारा इसे चालू किया जाएगा। और किया जा रहा है क्योंकि इसमें कोशिश की जा रही है कि हम किसी एयरपोर्ट के आसपास, किसी एयरपोर्ट के आसपास उसका रीजनल कोई प्रोडक्ट है, उस रीजनल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट की बूस्टिंग करने के लिए और वहां पर कार्गो कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए इसे क्या किया जा रहा है, वन प्रोडक्ट वन एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, इस योजना इनिशिएटिव को। और इसमें तमिलनाडु तूतीकोरिन में इसकी पहली पहल की गई है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन के आसपास जितने भी रीजनल प्रोडक्ट हैं, जो विशेष प्रोडक्ट है, उसको कैसे हम एक्सपोर्ट करें, है ना। तो ये पहल चलाई जा रही है। इससे क्या बढ़ेगा बताइए, अब इससे सबसे बड़ी बात, इससे क्या बढ़ेगा, इससे उस क्षेत्र में जो विशेष प्रोडक्ट होगा उसके उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होगी, गुणवत्ता उत्पादन में वृद्धि होगी तो हम उसका क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे विदेश व्यापार में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा आएगी, मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा मतलब निवेश आएगा भारत में। जब विदेशी मुद्रा निवेश आएगा तो भारत में आधारभूत संरचना संरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट था उस रीजन में, उस क्षेत्र में, जिसका कोई अभी देख रेख करने वाला नहीं था, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक योजना चलाई जा रही है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था, जो उस पारिस्थितिक तंत्र में विशेष अपना गुण रखता था, विशेष डेवलपमेंट रखता था, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उस पर ध्यान दिया जाएगा। उसकी जब उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होगी तो क्षेत्रीय लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो बताइए उनकी गरीबी मिटेगी, गरीब मिटेगी तो जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे एक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होने से भारत के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार होगा, ऊपर से भारत की जीडीपी में सुधार होगा, पर कैपिटा, बताइए आर्थिक तंत्र भी डेवलप होगा, पारिस्थितिकी तंत्र भी। इससे क्या मिलेगा, उस प्रोडक्ट जो विलुप्त होने वाला होगा, जो विशेष प्रोडक्ट पर ध्यान न देने के कारण वो विलुप्त, उसको भी क्या मिलेगा, बल मिलेगा, उसको भी प्रोग्रेस मिलेगी। तो बताइए इससे पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप होगा, आर्थिक विकास डेवलप होगा, समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं उनमें वृद्धि होगी और देश में विदेशी निवेश आएगा। तो समाज, अर्थव्यवस्था और किसी देश के साथ हमारा व्यापार अगर बढ़ेगा उस प्रोडक्ट को लेकर, तो हमारे राजनीतिक संबंध भी क्या होंगे, मजबूत होंगे। बोलिए, जिससे हम विश्व में अपना, विश्व मंच पर, विश्व के विभिन्न मंचों पर, चाहे WTO, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, है ना, चाहे क्षेत्रीय स्तर के जितने भी सार्क हो, चाहे ADB हो, चाहे SCO हो। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी चीन गए, जापान गए, क्यों गए, क्योंकि पता है इधर अमेरिका जैसा देश हम पर टैरिफ लगा रहा है, तो हमें भी तो ऐसे देशों की तलाश है जहां हमारे व्यापार में वृद्धि हो। बोलो, तो हमारे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजना है, और साथ में विभिन्न देशों की यात्राओं से हमारे व्यापार में और हमारे रणनीतिक जो संबंध है, कूटनीतिक संबंध, उनमें वृद्धि होगी। बोलिए, तो कोशिश कीजिए कि हमें ये सब बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अच्छे समझ में आ रही होंगी तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा, है ना। अभी आपने देखा कि PM मोदी युद्ध, अभी अमेरिकी जैसे देशों ने कहा कि सरकार जो है, मोदी जी इस समय या भारत सरकार जो है वो इस समय रूस से तेल ले रही है, और रूस उस तेल से जो पैसा कमा रहा है उसको वो युद्ध में लगा रहा है यूक्रेन के साथ। तो भारत क्या कर रहा है, युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। अरे भैया, हम क्या किसी देश से तेल लेंगे, वो पैसे का क्या करे क्या ना करे, हमें क्या। और हमारी आज राष्ट्र हित से बढ़कर कोई हित नहीं होता। और आज अगर हमारे लिए तेल इम्पोर्टेंट है तो तेल हम कहाँ लेने जाएंगे बताइए, हैं? तुम्हें तेल देना नहीं है, तुम्हें 50% हमारे ऊपर टैरिफ लगाना है, तुम्हारी पूरी कोशिश है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाकर भारत को राजनीतिक स्तर पर झुकवाया जाए, तो वो संभव नहीं है। आज भारत वो भारत नहीं है जिसको आप
50 के दशक में देखते थे, आज भारत वो भारत है कि आत्मनिर्भरता की तरह और विकास, यही तो पेट में दर्द है लोगों की। बात वही है कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि ये विकास कैसे कर रहा है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है क्योंकि ये आगे कैसे बढ़ रहा है ना। जैसे कि हमारे पड़ोस में जब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और हमारा कहीं परसेंटेज अच्छा बन जाता है तो पड़ोसी को दर्द होता है, वैसे इन देशों को दर्द हो रहा है कि जिसको तो यार हमने कभी देखा था गरीब फैल होते हुए बच्चे को, इसके घर में आज यह बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, पास हो रहा है, घर में खाने को भी अनाज आ रहा है, रोको ऐसे तो वो ही कोशिश की जा रही है। और रोकने वाले को कोई नहीं रोक सकता, मेहनती व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। भारत एक मेहनती देश है, भारत एक आगे बढ़ने वाला देश है और भारत युवाओं से भरा हुआ देश है। भारत में युवाओं की कमी नहीं है, भारत में बल की कमी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 पर अभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, यह सुर्खियों में रहा। आर्टिकल 21 इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि इस समय परिवहन को लेकर बहुत बड़ी चिंता भारत के लिए बन गई है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कहीं पुल टूटने से, कहीं गड्ढे होने से, तो कहीं चौराहों का गलत निर्माण होने से क्या हो रहा है, रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोड पर एक्सीडेंट के कारण बड़े से बड़े स्तर पर जनधन की भारत में हानि हो रही है। कहीं ट्रक पलट जाते हैं तो जाम लग जाता है, तो चक्का जाम 2-2 दिन तक बना रहता है, माल खराब हो जाता है। और अभी आप देखा होगा जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में बाढ़ आने से रोडों को कितना नुकसान हुआ। तो हमारी अब कोशिश यह होनी चाहिए कि हम, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अच्छी सड़क भी नागरिकों का मौलिक अधिकार है भैया, क्योंकि उससे व्यक्ति का जीवन बच रहा है। अगर कहीं गड्ढा हुआ, मान लीजिए आप रात के अंधेरे में जा रहे हैं, पानी बरसा हुआ है, गड्ढा है और पानी भरा हुआ, आपने देखा नहीं, आपने जैसे ही गाड़ी लेकर गए पता चला आपकी गाड़ी सीधा पाताल में चली गई। पाताल लोग, अरे दूसरे लोग में आ गए क्या। ये हमें सीखना चाहिए हड़प्पा से, जो हड़प्पा संस्कृति के स्थल मिले उनसे हमसे सीखना चाहिए। हड़प्पा पर हम सड़कें कहाँ पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। हमारी सड़कें तो पता नहीं कहाँ काट जाए, भरोसा नहीं है। और लिख देते हैं सड़कों पर अंधा मोड़, आप कैसे भी चला लो वो तो अंधा ही मोड़ है। अरे भैया ऐसी मत बनाइए सड़कें जिसके कारण मनुष्य के जीवन से बढ़कर कोई जीवन नहीं है यार, मानव का जीवन ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे ऐसी सड़कों का निर्माण करके उन सड़कों पर चल के, बोलो। कई लोग ऐसे हैं जो सड़कों को छोड़ के फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा देते हैं लोगों पर, हे भगवान, बोलो। तो एक तो यातायात के नियमों को सुधारा जाएगा, एक दूसरी तरफ सड़कों का प्रबंधन ऐसे किया जाएगा। इसी को लेकर सड़क परिवहन की सुरक्षा को लेकर अभी यूपी सरकार ने एआई कार्यक्रम चालू किया है। एआई कार्यक्रम चालू किया है, यूपी सरकार ने कहा है कि हम सड़कों का मैनेजमेंट एआई के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कि सड़कों पर इस समय डेंसिटी कितनी है, किस समय कितनी डेंसिटी होती है, ये आंकड़ा एआई के माध्यम से जुटाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि वहाँ सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके, एक्सीडेंट को रोका जा सके और सड़कों को कैसे और अच्छे से मॉडिफाई करके और सुरक्षित बनाया जा सके। इसके लिए अब कार्यक्रम यूपी सरकार द्वारा एआई सड़क के असेसमेंट के लिए चलाया जा रहा है। सुधार, अब एक और मिशन है हमारा होप एनोलॉजी मिशन। लद्दाख में इसरो द्वारा इस मिशन को आयोजित किया जा रहा है और इस मिशन के पीछे उद्देश्य है कि गगनयान के माध्यम से जो 400 किलोमीटर की कक्षा में हम 3 लोगों को 3 दिन के लिए भेजेंगे, उस गगनयान मिशन को कैसे सफल बनाया जाए, उस अंतरिक्ष की परिस्थितियों को वहाँ क्रिएट किया जाएगा कि अंतरिक्ष में रहकर वो लोग कौन कौन सी परेशानियां फेस कर सकते हैं, कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, कैसा इन्वायरमेंट रहेगा। तो इसके लिए इस मिशन को क्या किया जा रहा है, हॉप एनोलॉजी मिशन लद्दाख में इसरो के माध्यम से डेवलप किया जा रहा है। नीति आयोग ने अभी एक इंडेक्स जारी किया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी इंडेक्स। क्या है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी इंडेक्स। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी इलेक्ट्रिक वाहनों को डेवलप करने के लिए अपनी कौन कौन सी नीतियां बना रहे हैं। क्योंकि आज मैंने आपको बताया हाइड्रोजन प्लांट है, चाहे वो आपका ये रामसर साइड है, चाहे हाइड्रोजन चलित ट्रेन है, तो आज कोशिश की जा रही है पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए। तो नीति आयोग आपको पता ही है, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई और इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक नए भारत के सपने को पूरा करना, और नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए बाकायदा इसमें 3, 7 और 15 साल के प्लान बनाए जाते हैं और उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ऐसे वाहनों को और ऐसे परिवहन को डेवलप करें जिसके माध्यम से प्रदूषण कम हो और इसमें हम ऐसी क्षमता डेवलप कर सकें कि हम कम से कम पेट्रोल के और कम से कम डीजल के वाहनों का उपयोग करते हुए हम ऐसे वाहनों का उपयोग करें जिसमें इलेक्ट्रिक क्षमता,
इलेक्ट्रिक संख्या ज्यादा हो। ऑपरेशन महादेव चलाया गया। ऑपरेशन महादेव के पीछे कि पहलगांव हमले के जो आतंकवादी थे उनको ड्रोन से पता कर लिया गया और ड्रोन से पता करके उनको वहां ढेर कर दिया गया। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय सेना ने अपनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। साबरकोट प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर 1980 से चलाया जा रहा था, परंतु विवादित होने के कारण, विवाद पैदा होने के कारण पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय स्तर पर इसके कारण यह प्रोजेक्ट क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया। फिर से इस प्रोजेक्ट को, साबरकोट प्रोजेक्ट को चेनाब नदी पर प्रारंभ किया जा रहा है। अब अगस्त में आप सबको पता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को 1945 की बात कर रहे हैं, है ना, किस पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय ऑफ हेड नाम के परमाणु बम पटके गए अमेरिका के द्वारा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जहां बंद हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध को जहां परमाणु को पटक कर बंद किया गया, वहीं से एक नए युद्ध की स्थापना हुई और वो है परमाणुवाद, कि हर एक देश ने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण किया और आज इसी को लेकर बड़ा गंभीर विषय बन गया है, सोच बन गई है कि सभी देशों के पास परमाणु और किसी दिन अगर युद्ध हुआ, अगर परमाणु का इस्तेमाल हुआ तो हिरोशिमा नागासाकी जैसे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा डे ये मनाए गए और ये हमारे लिए आज समझने का विषय है कि हम आज परमाणु के ढेर पर बैठे हुए, जरा सी भी किसी देश के साथ कोई चूक होती है किसी देश के द्वारा तो विश्व को शमशान बनने में समय नहीं लगेगा। ठीक है। महानदी जल विवाद को लेकर 262 अनुच्छेद में हमारे संविधान में कहा गया है कि विभिन्न राज्य जल विवाद को निपटान करने के लिए जल प्राधिकरण की स्थापना कर सकते हैं। जल विवाद को निपटान करने के लिए अपनी संस्था बना सकते हैं, भारत सरकार संस्था बना सकती है। और महानदी आप सबको पता है छत्तीसगढ़ से, यहाँ से इसका उद्गम होता है और उड़ीसा पारादीप या बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसी को लेकर उड़ीसा की सरकार ने आरोप लगाया छत्तीसगढ़ की सरकार की यह इस नदी पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर पानी को रोकने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बोला है कि यार ऐसा नहीं है, हम सब राष्ट्र एक देश है, एक देश का भाग है, हम सब मिलकर इसे सुलटाएंगे। तो महानदी ये भी क्या रही, ये चर्चा में रही, इसलिए महानदी से प्रश्न आ सकता है ना, 262 अनुच्छेद से आ सकता है। ग्लोबल एआई सिटी, आज आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है। गूगल हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हो, मेटा है जैसे कि व्हाट्सएप का, गूगल का ही व्हाट्सएप है, तो ये सब किसको डेवलप कर रही है, एआई को। आज किसी को एलेक्सा वगैरह है, किसी आप कोई भी लाइट है, कोई भी आप म्यूजिक है या कोई भी आपका प्रोग्राम है, वो पूरा डेवलप किया जा रहा है एआई पर, और एआई पर ही सड़क डेवलप की जा रही है यूपी सरकार के द्वारा। तो अब एआई इंडेक्स ग्लोबल स्तर पर डेवलप किया गया इंडेक्स, और इस इंडेक्स में बताया गया कि भारत के जो बेंगलोर शहर है वो एआई में प्रथम स्थान रखता है एआई को डेवलपमेंट करने में। दोरजिलंग जल विद्युत योजना, ये कहाँ? भारत और भूटान के मध्य 1125 मेगावाट की, और ये विश्व बैंक इसके सहयोग में, विश्व बैंक अपनी इसमें आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। तो भारत और भूटान दोनों आपसी सहयोगों से इस जल विद्युत परियोजना को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा आने वाले समय में बहुत आवश्यक है और हम एक ऐसी ऊर्जा बनाए जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन का या नाइट्रोजन, सल्फर ऐसे प्रदूषणकारी तत्वों का निर्माण न हो जिससे कि प्रदूषण फैले, इसलिए जल विद्युत योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोरजिला आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 70A के तहत 7 ऐसे हम युद्धपोत बनाएंगे जो स्टील फ्रिगेट के टाइप के हों, अर्थात जिन्हें किसी भी रडार से, किसी भी यंत्र से, तंत्र से क्या ना किया जाए, जिनका पता ना लगाया जाए, जिनकी लोकेशन का कि कहाँ कैसे ये है चलाए जा रहे हैं। तो भारत की इससे सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य नौसेना को क्या मिलेगी? मजबूती। आप सब देखते हैं कि मराठा साम्राज्य शिवाजी के पास भी जो बम्बई से आसपास लगे हुए द्वीप थे, जंजीरा वाला वगैरह, तो वहां से कई लोग क्या करते थे, पुर्तगाली उस समय सूरत में मौजूद थे और यूरोपियन व्यापारी भी भारत में मौजूद थे। तो इन सब से लड़ने के लिए, और जो जंजीरा वाला है उससे लड़ने, वहां पर मौजूदा जो लोग कभी मराठा साम्राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं उनसे लड़ने के लिए उन्होंने भी एक अच्छी नौसेना बनाई थी, उनके पास भी एक अच्छी नौसेना थी। वैसे ही भारतीय नौसेना को डेवलप करने के लिए आईएनएस हिमगिरी अभी सेना में शामिल हो गया है, और 7 इसमें हम प्रोजेक्ट 7 ऐसे हिमगिरी बनाएंगे, 7 जैसे हम आईएनएस बनाएंगे और प्रोजेक्ट 17 के तहत इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कितने बनाएंगे हम? 7 युद्धपोत बनाएंगे, है ना, स्टील फ्रिगेट टेक्नोलॉजी पर, जिन्हें किसी भी रडार से, किसी भी सैटेलाइट से क्या ना किया जा सके,
पता न लगाया जा सके। बिम्स्टेक, अभी हाल ही में बिम्स्टेक की क्या हुई है, बिम्स्टेक की मीटिंग भी हुई थी पिछले साल 2024 में, बिजनेस समिट हुआ था, और अभी पोर्ट कनक्लेव विशाखापट्टनम में हुई, और 7 राष्ट्र एक प्रोग्राम, जिसमें 7 राष्ट्र शामिल हैं। तो 7 राष्ट्रों का एक सुर बनाने के लिए दिल्ली में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, एक राग, सभी का एक राग हो, 7 राष्ट्रों का ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिससे क्या होगा कि जो बंगाल में जो आज हमारे 7 देश हैं, 7 देश हैं, उनके साथ हम कैसी भूमिका निभाएं, मल्टीपल मतलब मल्टीपल सेक्टर, मतलब टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के क्षेत्र में हम उनके साथ सहयोग, कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग डेवलप करें। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टीपल सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी 6 जून 1997 को ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। 7 देश इसमें शामिल हैं, और कोशिश की जा रही है कि बंगाल में हम टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने के लिए बंगाल के जो आसपास के समुद्री देश हैं, जिनसे हमारी समुद्री सीमा साझा लगती है, उनके साथ हम इस सहयोग को बढ़ाएं, ताकि हमारे देश के व्यापार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कैसी लगी आज आपको क्लास मेरी? मैंने आपको अधिकांश जो मंथ में जो टॉप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो करंट थे, अफेयर्स थे, घटनाएं थी, उस पर मैंने चर्चा की है। आप मुझे कमेंट्स का बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी आपको यह कोशिश यहाँ से कैसी लगी, और मैं आपकी इन कमेंट से प्रेरणा लेकर और अपनी कोशिश में इम्प्रूवमेंट करूंगा। और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।